हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटरशिप हब। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी का जो यूपीएससी का पीवाईक्यू है उस पे। तो ऑलरेडी 2 वीडियो इस पे बन चुका है, तो यह तीसरा है पार्ट। और हम लोग देख रहे हैं एक विस्तृत जानकारी के साथ में पीवाईक्यू, जो आपको उस टॉपिक से संबंधित जितने सवाल बनने की संभावना है उसको भी विथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग देख रहे हैं। और ये जो है आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में, क्योंकि जो यूपीएससी का एक एरिया रहा है हमेशा वो पूछने का, वो देखेंगे कि लगभग उसी एरिया से पूछते रहता है। और दूसरा ये है कि यूपीएससी में वो चीज़ें, यूपीएससी या तो स्टेट पीसीएस में भी जो करंट में न्यूज़ में रहता है वो ज़्यादा पूछने की संभावना होती है। तो ऐसे में अगर पीवाईक्यू अगर आप करते चलते हैं ईमानदारी पूर्वक, तो आपका जो इस सवाल जिस क्षेत्र से आया हुआ है, जिस टॉपिक से आया हुआ है, वहाँ आपको पूरा कंप्लीट कवरेज इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, पीवाईक्यू के माध्यम से। क्योंकि यहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में इसको मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि आपको रेगुलर वीडियो जब भी अपलोड हो तो वीडियो मिलता रहे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यही मेरी मोटिवेशन का काम करता है। और कुछ सजेशन अगर आपको देना हो कि आप ये करें, इस प्रकार से ऐड करें, तो वो भी आप कमेंट ज़रूर करें। तो इस तरह से हम लोग पीवाईक्यू जो है वो कंप्लीट करते चलेंगे। थोड़ा सा इधर मेरा विलम्ब हो गया क्योंकि मैं बिजी था, तो लेकिन ये इतना ज़रूर रखिए कि आपको पीवाईक्यू ज़रूर मैं टोटल करवा दूंगा, है ना। तो इसके माध्यम से, अगर पीवाईक्यू के माध्यम से जितना सवाल का आए हैं आपका पॉलिटी में, अदर सब्जेक्ट में भी, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि टोटल आपको पीवाईक्यू करवा दूँ एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल 2021 से है। 2021 में यह सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। मतलब ये पूछ रहा है कि भारत में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने से रोकता है। यानी कि जो लोकसभा का इलेक्शन होता है उसमें 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो लड़ सकता है, ऐसा कोई कानून नहीं है उसको रोकने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट है, 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। तीसरा स्टेटमेंट है, वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये पार्ट है कि अगर तीसरा स्टेटमेंट को अगर ध्यान से देखेंगे कि अगर प्रत्याशी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ता है और उसकी पार्टी को निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का खर्च उठाना चाहिए, क्योंकि वो आपको मालूम होगा कि एक प्रत्याशी जो है वह एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से विजयी रह सकता है, बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी अगर जीत जाता है तो उसको छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ेगा वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो उपचुनाव होगा उसका खर्च उस पार्टी को उठाना पड़ेगा। तो ये 3 स्टेटमेंट है आपके सामने, और इसमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये आपका ऑप्शन है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 3 सही है, या 2 या 3 सही है। तो आप पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसमें केवल 2 सही है। क्यों 2 सही है? देखिए पहला गलत क्यों है।
पहला इसलिए गलत है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 की धारा 33(7) कहती है कि कोई भी प्रत्याशी एक चुनाव में अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्र से लड़ सकता है। अधिकतम कितना है? 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ने की अनुमति दी गई है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 धारा 33 के तहत। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1996 से पहले 3 सीटों से चुनाव संभव था। 1996 से पहले कोई प्रत्याशी 3 सीट से लड़ सकता था, लेकिन इसको 1996 में इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में संशोधन करके इसको 2 कर दिया गया, यानी इसको सीमित कर दिया गया 2। दूसरा क्यों सही है? दूसरा कह रहा है कि 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल इन्हीं के कारण हुआ था। ये ने वास्तव में 3 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और यही ऐतिहासिक उदाहरण बना जिसकी वजह से वह संशोधन करना पड़ा और फिर 2 ही निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने का ये लिमिट कर दिया गया उसमें। तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि पार्टी का कोई खर्च उठाने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ना, कि उपचुनाव का जो खर्च है वो पार्टी या उम्मीदवार के द्वारा उठाया जाए, है ना। उपचुनाव का खर्च हमेशा सार्वजनिक कोष पब्लिक एक्सचेकर से यह आता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट सेक्शन इतना में कहता है, जो देख लिया हम लोग, 2 निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने की अनुमति मिलती है। और उपचुनाव की समय सीमा क्या है? तो यह किसी भी रिक्त सीट पर 6 महीनों के भीतर उपचुनाव कराना आवश्यक है। अगर कहीं रिक्त किया गया है तो 6 महीना के अंदर उसको वहाँ पर इलेक्शन कराना ज़रूरी है। और यही कभी ये जो है ना, यदि शेष कार्यकाल, मतलब ये कहता है कि पार्लियामेंट का जो चुनाव होता है वो 5 सालों पर होता है। तो 5 सालों पर जो चुनाव हो रहा है, अगर उसका शेष 1 साल से अगर कम बचा हो ख़त्म होने का, जो लोकसभा चुनाव का होता है, तो अगर 1 साल से कम बचा हो और उसमें वो कोई भी कंस्टिट्यूएंसी अगर रिक्त हो गया हो, तो वहाँ पर उपचुनाव नहीं कराने का प्रावधान है ना, नहीं कराया जा सकता है। क्योंकि फिर वो लोकसभा का चुनाव जब होगा तभी उस रिक्त स्थान को भी भर दिया जाएगा। लेकिन अगर 6 महीने 1 साल से अगर ज़्यादा की अवधि अगर अभी बचा हो लोकसभा चुनाव में, तो फिर वो 6 महीना के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। ये कहता है उपचुनाव की समय सीमा में। कानून आयोग की सिफारिश क्या बताया है कि उम्मीदवार को केवल 1 सीट से लड़ने की अनुमति हो। यह जो कानून आयोग है उसका सिफारिश है कि 1 सीट से। ये बेवजह जो है ना 2 जगह से सीट से लड़ते हैं, दोनों जगह जीत गए, और दोनों जगह जीतने के बाद एक जगह तो उनको खाली करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर जो खर्चा आया वो पब्लिक का पैसा जाता है, वो व्यर्थ का पैसा सिर्फ खर्च होता है। इसलिए कानून आयोग का सिफारिश है कि 1 सीट से ही चुनाव लड़ना चाहिए। यदि 1 से अधिक सीट से विजयी होकर सीट छोड़ी जाए तो उम्मीदवार से 10 लाख लोकसभा के लिए और 5 लाख विधानसभा के लिए उपचुनाव खर्च के लिए वसूले जाएं। ऐसा यह कानून आयोग का सिफारिश है। ये सब जो है आप मेंस में भी लिख सकते हैं। मेंस में जब आपका इलेक्शन रिफॉर्म आएगा उसमें आप इस चीज़ों को कोट कर सकते हैं कि कानून आयोग का जो सिफारिश है ये चीज़ें डाल सकते हैं उसमें। उदाहरण अगर देखेंगे इसका कि कौन कौन कैसे है, ये कम है लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी 1980 में रायबरेली और मेढक से चुनाव लड़ी थी। नरेंद्र मोदी 2014 में वाराणसी और वडोदरा से लड़े थे। राहुल गांधी अमेठी और वायनाड से लड़े थे 2019 में। और मुलायम सिंह यादव 2014 में आजमगढ़ और मैनपुरी से लड़े थे। तो 2 जगह से सीट लड़ने का अक्सर देखेंगे जो मेन उम्मीदवार होते हैं वो लड़ते हैं। विवाद इसका क्या है? समर्थक कहते हैं बहु सीट चुनाव जो है वह क्या है? सुरक्षा उपाय है। यह एक तरह से सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। विरोधियों का तर्क है कि यह अनावश्यक खर्च और मतदाताओं के विश्वास से खिलवाड़ है। अगर एक बार जैसे चुनाव कोई लड़े और वहाँ दोनों जगह जीत गए तो एक जगह तो उनको छोड़ना पड़ेगा, और एक जगह जो हाँ छोड़ रहे हैं वहाँ पर मतदाताओं के साथ एक तरह से खिलवाड़ हुआ है ना, उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ हुआ, यह इसका मतलब हुआ। दूसरा देखते हैं, या 2021 में ये भी सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है ना
शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। जो राज्य है, राज्य स्टेट का मतलब ये स्टेट नहीं जो यूपी बिहार महाराष्ट्र, ये स्टेट नहीं। स्टेट जो एकेडमिक लेवल में बात होती है, पॉलिटी में बात होती है, वो उसकी बात कर रही है कि राज्य किसको कहते हैं, राज्य क्या परिभाषा क्या है, वो चीज़ें। तो राज्य का परिभाषा देखिए यहाँ पहला कहता है व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। यानी यहाँ क्या क्या होना चाहिए, एक व्यक्तियों का समुदाय होना चाहिए, बाह्य नियंत्रण का कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए, यानी बाहरी कोई हस्तक्षेप नहीं हो, अपना कानून बनाने के लिए स्वयं जिम्मेदार है वो। निम्न और यह एक निश्चित भूभाग है, भूभाग मीन्स एरिया है ना, एरिया का एक डिमार्केशन किया हुआ है कि इस एरिया तक में आपका सरकार रहेगी और वहाँ पर एक संगठित सरकार रहेगा। दूसरा है एक निश्चित भूभाग के राजनैतिक रूप से संगठित लोग, यानी कि राजनीतिक रूप से वहाँ के संगठित लोग हैं जो स्वयं प्रशासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने और अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। इतने सारे फीचर है क्या इसमें देखना है कि राजनीतिक रूप से संगठित लोग हैं, स्वयं प्रशासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने, अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। तीसरा है बहुत से व्यक्ति हैं जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा, शासन व्यवस्था के साथ रखते आए हैं। क्या ये है? चौथा है एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से रह रहा समाज, मतलब वहाँ अस्थायी रूप से लोग रह रहे हैं, जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका एवं एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट आते हैं। यूपीएससी में स्टेटमेंट को भी तेज़ी से पढ़ना पड़ता है एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर आप इस तेज़ी से नहीं पढ़ेंगे तो आप पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो इसमें देखिए पॉज कर लीजिए और इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इसका ए है ना। ए में क्या है इसका सॉल्यूशन, राज्य के 4 अनिवार्य तत्व, ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। राज्य के 4 अनिवार्य तत्व होते हैं। कौन कौन होते हैं? निश्चित भूभाग होना चाहिए, दूसरा अस्थायी जनसंख्या होना चाहिए वहाँ का, तीसरा है संगठित सरकार होना चाहिए और चौथा संप्रभुता यानी बाह्य नियंत्रण से स्वतंत्रता, यानी इसको सोवरेनिटी कहते हैं। संगठित सरकार गवर्नमेंट जो फॉर्मेशन होता है, अस्थायी जनसंख्या पॉपुलेशन वहाँ का, निश्चित भूभाग टेरिटोरी कहते हैं। तो ये 4 जो है ना अनिवार्य तत्व होते हैं स्टेट का, और ये जहाँ चारों मिलेंगे वही उत्तर सही होगा जो विकल्प ए में मौजूद है। विकल्प ए में क्या है देखेंगे कि वहाँ बिना किसी बाह्य नियंत्रण के, यानी यहाँ संप्रभुता है, सोवरेनिटी है। दूसरा है एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करते हैं, यानी पॉपुलेशन और टेरिटोरी दोनों आ गया इसमें, और एक संगठित सरकार, और जहाँ की एक सरकार गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी रॉन्ग क्यों है अगर देखेंगे उसमें कि इसमें ऑप्शन बी में अधिकारों की रक्षा, जीविका सुरक्षा जैसे बातें उद्देश्य हैं, है ना। कोई राज्य है, राज्य जब बनता है उसका उद्देश्य होता है, यह राज्य के मूल तत्व में नहीं शामिल किया गया है विद्वानों के द्वारा। सी क्यों गलत है? जो सी ये कहता है कि अगर अपना संस्कृति को बचाए रखना है तो ये एक नेशन का बात होता है, नेशन। जैसे कि भारत के लोग अदर कंट्री में भी रहते हैं तो वो बोला जाता है कि यहाँ की संस्कृति को वो अपना फॉलो करते हैं, तो वह एक नेशन की बात हो गई, है ना। वो सांस्कृतिक राष्ट्र हुआ नेशन एक सांस्कृतिक राष्ट्र है। लेकिन राज्य का जो तत्व है, मूल तत्व, वो 4 ही है, यही है ना, स्टेट का नहीं है। चौथा क्यों गलत है? डी,
या किसी विशिष्ट शासन प्रणाली जैसे केंद्रीय प्राधिकारी, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यहाँ शासन प्रणाली की बात इसमें किया गया है, जबकि राज्य इन विशेष संस्थानों के बिना भी हो सकता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसका क्या है। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 में हुआ था। इसके अनुसार से 4 तत्व को शामिल किया गया था, वही पॉपुलेशन, टेरिटोरी, गवर्नमेंट, कैपेसिटी टू इंटर इनटू रिलेशन यानी सोवरेनिटी, अपना किसी प्रकार से बाह्य नियंत्रण नहीं हो। स्टेट इज इक्वल टू गवर्नमेंट नहीं होता है ना, स्टेट इज इक्वल टू गवर्नमेंट नहीं होता है। स्टेट जो होता है वो अस्थाई होता है और गवर्नमेंट जो होती है वह बदलते रहती है, सरकार जो है वो बदलते रहती है और स्टेट जो होता है वो अस्थाई होता है। अभी आप देखे होंगे कि हम जो चुनाव होता है उसमें सरकार नए नए बनाते रहते हैं 5 सालों पे, तो ये सरकार बदलते रहती है। स्टेट बनाम नेशन क्या है क्या कहता है, तो जैसे देखें हम लोग, नेशन क्या है, एक सांस्कृतिक व भावनात्मक इकाई है। जैसे कुर्द, आपको बताना है कि ये कुर्द क्षेत्र कहाँ है, कुर्द क्षेत्र कहाँ है ना, कुर्द क्षेत्र। यूपीएससी में सवाल ये पूछते रहा है कुर्द के बारे में, है ना। दूसरा स्टेट का है, स्टेट क्या है, यह एक राजनीतिक व कानूनी इकाई है। नेशन एक सांस्कृतिक इकाई हो गया और स्टेट एक राजनीतिक इकाई है। आर्टिकल 12 कहता है हमारे संविधान में कि स्टेट का अलग अर्थ रखता है। स्टेट के अंतर्गत ये अर्थ दूसरा यहाँ शामिल किया गया है। उसमें क्या क्या है, यूनियन स्टेट आ गया, यानी सेंटर और स्टेट, ये अंतर आएगा, उसके अंदर स्टेट के अंदर आएगा। पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, है ना, लोकल अथॉरिटीज़ वो पंचायती राज, म्यूनसिपलिटी सब, और अदर अथॉरिटी जो जैसे कि पीएसयू जो सरकारी कंट्रोल के अंतर्गत होता है, पीएसयू वो राज्य के अंतर्गत आते हैं, शामिल किया गया है आर्टिकल 12 के तहत। एग्जाम्पल स्टेटलेस, देखिए यहाँ दिया भैया नहीं दिया नहीं है, ये कुर्द के बारे में, कुर्द के बारे में आपको बताना है। स्टेटलेस नेशंस कौन है, कुर्द है, फिलिस्तीन है ना। लिमिटेड रिकॉग्निशन स्टेट्स कौन है, जो ताइवान है, कई कंट्री इसको रिकॉग्नाइज नहीं किए हैं, ऑलमोस्ट अभी 13 जो कंट्री है वही इसको स्टेट के रूप में, कंट्री के रूप में उसको मान्यता मिली है। इंडिया के द्वारा भी इसको, ताइवान को कंट्री के रूप में नहीं मानती है फिलिस्तीन। तो ये लिमिटेड रिकॉग्निशन स्टेट है ये ताइवान और फिलिस्तीन। चलिए ऑप्शन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2021 में सवाल आया है ये। क्या है, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, यानी सिंगल सिटीजनशिप और सिंगल रेसिडेंस। दूसरा है, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, यानी प्रेसिडेंट बन सकता है जो जन्म से यहाँ के नागरिक हो। क्या ऐसा प्रावधान किया गया है? तीसरा है, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता है, यानी एक बार जब नागरिकता मिल गई तो उसको फिर वंचित नहीं किया जाएगा। तो इसमें देखना है कि कौन कौन सा सही है। पॉज कर लेंगे, देख लेंगे, इसको आसान है। चलिए, तो इसमें अगर पहला ऑप्शन देखेंगे, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, वो नागरिकता छोड़ सकते हैं। चलिए, तो इसका उत्तर जो होगा वह केवल एक होगा, ए ऑप्शन। सॉल्यूशन देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप है, जो संविधान में संघ और राज्यों के लिए अलग अलग नागरिकता नहीं किया गया है। अगर देखेंगे यूएसए में तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है, केंद्र के लिए अलग और राज्यों के लिए अलग नागरिकता। तो वहाँ यूएसए में दोहरी नागरिकता है। एक ही अधिवास सिंगल डोमिसाइल हो,
के अर्थ में भारत में राज्य विशिष्ट डोमिसाइल का सिद्धांत मान्य नहीं है ना। ऐसा कोई नहीं है कि राज्य में डोमिसाइल की बात की गई है। डोमिसाइल ऑफ इंडिया नहीं माना जाता है। संदर्भ इसका क्या है देखेंगे, आर्टिकल 5 में कमेंसमेंट पर जो शुरुआत होती है वह सिटीजनशिप के लिए डोमिसाइल इन इंडिया तथा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के तहत भारतीय कानून सिंगल डोमिसाइल को मानता है ना। राज्यों का अलग डोमिसाइल नहीं है, सिंगल डोमिसाइल ही है, यानी कि भारत का डोमिसाइल उसमें मानता है कि सिटीजनशिप जो होता है सिटीजन ऑफ इंडिया, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होता है ना कि सिटीजन ऑफ यूपी, सिटीजन ऑफ बिहार, सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र, सिटीजन ऑफ एमपी, ऐसा नहीं है। दूसरा गलत क्यों है, राष्ट्रपति बनने जो योग्यता है वो आर्टिकल 58 में दिया गया है, जो भारत का नागरिक हो, है ना। इसमें नहीं कहा गया है कि आप जो जन्म से नागरिक का बात है। न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो ये 3 बात उसमें आर्टिकल 58 में की गई है। तो भारत का नागरिक हो, यानी वो किसी भी तरीके से वो भारत के नागरिक के लिया हो, तो ये जन्म से नागरिक नेचुरल बोर्न यहाँ का होने का कोई शर्त इसमें नहीं रखा गया है। जैसे नेचुरलाइज्ड सिटीजन, आपको ये बताना कि नेचुरलाइज्ड सिटीजन क्या होता है, प्राकृतिक नागरिक, है ना। नेचुरलाइज्ड राष्ट्रपति बन सकता है और बन सकती है। तो अगर यूएसए में देखेंगे तो नेचुरल बोर्न सिटीजन आवश्यक है ना। नेचुरल बोर्न सिटीजन यानी कि वहाँ आपको जन्म से नागरिक होने का बात की गई है अमेरिका में, भारत में ऐसा नहीं है। तीसरा गलत क्यों है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 धारा 10 के तहत प्रदत्त नागरिकता वंचित, यानी कि वंचित किया जा सकता है, उसको डिप्राइव किया जा सकता है। उसको अगर कोई धोखाधड़ी से लिया हो नागरिकता, राज्य के प्रति जो है ना असुनिष्ठा हो, डिसलॉयल्टी की बात करो, जो निष्ठा नहीं दिखाते हो भारत के प्रति, और कुछ गंभीर अपराध उस पर लगा हो, विदेशी सेवा के रूप में अगर दिया हो, है ना, तो इस तरीके से उसकी नागरिकता को रद्द किया जा सकता है, छीनी जा सकती है, इसलिए ये गलत है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे इसका क्या है, संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता की बात की गई है। 11 जो है आर्टिकल 11 में संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है, उसी के तहत सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया। नागरिकता प्राप्त करने के तरीके क्या है 1955 के अधिनियम के तहत, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, नैसर्गिकरण के आधार पे, नेचुरलाइजेशन के आधार पे जिसको बोलते हैं। हाँ, 5वां है भूभाग के समावेशन, यानी अगर कोई टेरिटोरी जैसे ये इंडिया का टेरिटोरी है ना, और इंडिया का टेरिटोरी दूसरे जैसे बांग्लादेश से लिया गया था वहाँ, तो बांग्लादेश से जो लिया गया तो वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं जो इंडिया में शामिल हुए, इंडिया में जो एरिया शामिल हुआ तो वहाँ के लोग भी इंडिया के कहलाए, तो इसको कहते हैं भूभाग के समावेशन, है ना, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी। तो इस प्रकार से भी वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। और नागरिकता समाप्ति का देख लेंगे, है ना, कि किस प्रकार से समाप्ति होता है। तो रिनंसिएशन है, स्वैच्छिक त्याग कर सकते हैं आप, है ना। विदेशी नागरिकता लेने पर ऑटोमेटिक यहाँ की नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाएगी, है ना, ये धारा 10 में दिया गया है। डुअल सिटीजनशिप भारत में मान्य नहीं है, जैसा बताए, या OCI और PIO जो की बात है वो नागरिकता नहीं है, या वीज़ा ओवरसीज कार्ड इस सब के लिए व्यवस्था की गई है। अगर इसको देखें सिटीजनशिप और डोमिसाइल और रेसिडेंस में क्या अंतर है। सिटीजनशिप जो होता है यह एक राजनीतिक कानूनी सदस्यता है। सिटीजनशिप क्या है, राजनीतिक कानूनी सदस्यता है, अधिकार और कर्तव्य प्रदान करती है सिटीजनशिप के रूप में। डोमिसाइल जो होता है अस्थायी घर बनाने का इरादा हो, जहाँ निवास करना है ना। निजी कानून आपका वो फॉलो कर सकते हैं। संदर्भ में महत्वपूर्ण, भारत में एक ही राष्ट्रीय डोमिसाइल है ना, राष्ट्रीय डोमिसाइल है जो भारत में व्यवस्था है। रेसिडेंस किसको कहते हैं, वह सिर्फ निवास जहाँ पर रह रहा है उसको बात करते हैं। जैसे आप लोग सर्टिफिकेट बनाते होंगे तो उसका रेसिडेंस बनता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, या नागरिकता से कोई लेने देना नहीं है। प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन आर्टिकल 58 में दिया गया है, जैसे कि नेचुरलाइज्ड नागरिक भी योग्य है ना।
यह सवाल हमेशा पूछे जाता है, ट्रिक पॉइंट है, इसीलिए इसमें मैं उसको शामिल कर दिया हूँ आप लोगों को, तो ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए यहाँ कैसे इसको देखेंगे, याद रखने का ट्रिक, भारत में CSD एक है, यानी सिंगल सिटीजनशिप, डोमिसाइल सिंगल है ना, डोमिसाइल सिंगल है जो राष्ट्रीय डोमिसाइल है, और लेकिन प्रेसिडेंट के लिए किसी भी प्रकार के वो कोई भी सिटीजनशिप है तो वो बन सकता है बर्थ के आधार पे, नेचुरलाइज्ड है तो ये चीज़ें, और ये डिप्राइवेशन उसको पॉसिबल है, यानी कि उसकी सदस्यता ख़त्म की जा सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ जो व्याख्या करने पर क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़रूर होता है, लेकिन यह टाइम टेकिंग आपको बेनिफिट बहुत ही देगा, वो उस टॉपिक से संबंधित, उस एरिया के संबंधित आपको क्लियर कर देगा पूरी तरीके से। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्या है। ये आई थिंक 2021 में ही पूछा गया है, या शामिल करना भूल गया हूँ मैं, ठीक है। मूल अधिकारों के अतिरिक्त, यानी जो मूल अधिकार है उसके अलावा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948, जो UDHR 1948 का घोषणा था, के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है या करते हैं ये, है ना। तो ये मूल अधिकार के अलावा पूछ रहा है, मूल अधिकार तो है ही, यानी मानव अधिकारों, ह्यूमन राइट्स, है ना, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 में हुआ था, उसके बारे में। तो कहाँ कहाँ मूल अधिकार के अलावा कहाँ कहाँ मिलता है, क्या यह उद्देशिका में मिलता है, प्रियम्बल में, क्या यह DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मिलते हैं, क्या यह मूल कर्तव्य में मिलते हैं, कौन कौन से में है। तो आपको यह कूट के द्वारा बनाना है कि कौन ऑप्शन सही है, केवल 1 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 3 सही है, केवल 1 2 3 सही, तीनों सही है। तो पॉज कर लेंगे, इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर A है, यानी केवल 1 और 2 सही है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। UDHR जो है 10 दिसंबर 1948 को यह बनाया गया था, लागू हुआ था। इसमें कहता है कि नागरिक राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों का भी रूपरेखा दी है। इसमें UDHR 1948 के तहत, जिसमें आपको क्या मिलेगा, भारतीय संविधान के प्रियम्बल उद्देशिका में क्या बात किया गया, जस्टिस, है ना, न्याय, लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वलिटी, है ना, समानता, फ्रेटर्निटी, भाईचारा के सिद्धांत हैं, वे UDHR के मूल भावों से मेल खाते हैं। इसलिए उद्देशिका UDHR के सिद्धांतों का प्रतिबिंब है। इसमें ये सारे चीज़ मिलते हैं, जस्टिस भी मिलेगा, लिबर्टी भी मिलेगा, इक्वलिटी भी मिलेगा, फ्रेटर्निटी भी मिलेगा, उद्देशिका जब पढ़ेगा तो। DPSP में क्या है, DPSP पार्ट 4 में बात की गई है, आर्टिकल इसका देखेंगे तो 36 से 51 में निहित है, जो आर्थिक सामाजिक नीतियों की बातें करता है। इसमें आर्थिक और सामाजिक नीतियाँ मिलता है। उदाहरण अगर देखें, सामाजिक सुरक्षा, समावेशी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य का प्रावधान, ये सब इसमें किया गया है, जो कि UDHR का मूल भाग है। UDHR के सामाजिक आर्थिक अधिकारों की बात करते हैं, उसमें UDHR में आर्टिकल 22, 25 ये सब UDHR में है, सीधा संबंध इसको रखता है DPSP से। फंडामेंटल ड्यूटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, है ना, मौलिक कर्तव्य से UDHR का कोई लेना देना नहीं है, जो कि 1976 में शामिल किया गया था फंडामेंटल ड्यूटी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नागरिकों के दायित्वों का संकलन है, UDHR से इसका कोई संबंध नहीं है। बाकी देख लेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, UDHR के प्रासंगिक तत्व क्या है जो भारतीय संविधान में दिखते हैं। नागरिक स्वतंत्रताएं जैसे है 1 से 21 के बीच में UDHR का आर्टिकल देखेंगे तो जो कि फंडामेंटल राइट्स में हमारा लगभग शामिल किया गया है ना। फंडामेंटल राइट कौन सा पार्ट में आता है, पार्ट 3। यह पार्ट ये सब जरूर याद रखें, क्योंकि एग्जाम में यह मैच द फॉलोइंग में आता है,
है ना, कौन सा पार्ट में कौन सा है। तो ये जो मूल अधिकार क्या है वह पार्ट 3 में है। आर्थिक सामाजिक अधिकार जो 22, 28, 25 में है वो हमारा DPSP में इसकी व्यवस्था की गई है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित इसमें है ना। बाकी ये सब सारा देख ही लिए हैं हम लोग। हाँ, अच्छा एक चीज़ और है, DPSP जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब आप अगर इसको लागू करने के लिए आप कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते हैं। वहीं जो मूल कर्तव्य है फंडामेंटल राइट उसको लागू करने के लिए आप कोर्ट का शरण में जा सकते हैं, जबकि DPSP के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। DPSP हो या फंडामेंटल ड्यूटीज हो, मूल कर्तव्य, उसके लिए भी नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल ये सब ध्यान रखेंगे कि DPSP कहाँ से कहाँ है, तो 36 से लेकर के 51 तक के हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज एक ही आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल 51A है ना, और इसमें 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया है। आपको बताना है कि 51A में कितने कर्तव्य की बात की गई है, जो मूल कर्तव्य है, कितने मूल कर्तव्य इसमें बनाया गया है, कितना शामिल किया गया है। तो ये सब मूल कर्तव्य और मूल अधिकार DPSP, ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, VVI है। आपको हमेशा इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, अलग अलग एंगल से इसको पढ़ाई करते रहना पड़ेगा, हमेशा सवाल पूछते रहा है ये, है ना। रिवीजन निमोनिक है ये, देख लेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है, यानी धन का केंद्रीकरण यानी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इसका हुआ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ अगर कोई होता है तो ये किसका उल्लंघन करता है। क्या यह समता का अधिकार को उल्लंघन कर रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन कर रहा है, स्वतंत्र का अधिकार जो है वो उसका उल्लंघन हो रहा है, या कल्याण की जो अवधारणा है उसका उल्लंघन कर रहा है। 2021 में ये सवाल पूछा था, तो इसको पॉज कर लेंगे और ध्यान से देखेंगे। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन इसका B मिलेगा। इसमें किसका उल्लंघन कर रहा है, राज्य के नीति निर्देशक यानी DPSP का उल्लंघन करता है, यानी इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो हमारा DPSP में दिया गया है कि धन का केंद्रीकरण जो है वो नहीं होना चाहिए। तो अगर केंद्रीकरण हो रहा है तो इसी का उल्लंघन होगा। बाकी यह सोल्यूशन है ना, DPSP में जो पार्ट 4 में दिया गया है, इसका उद्देश्य समाज में न्याय, सामाजिक व आर्थिक समता तथा कल्याणकारी नीतियों को स्थापित करना है। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 39B और 39C कहती है कि राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह वितरित हो कि सर्वसामान्य हित की पूर्ति हो, यानी सभी को आपको यह धन का लाभ मिलना चाहिए, सभी के वितरित होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और आर्थिक व्यवस्था का संचालन धन तथा उत्पादन के साधनों के अत्यधिक केंद्रीकरण पर न पहुँचे, मतलब किसी एक के हाथ में संपत्ति जमा न हो। लेकिन ऐसा होता कहाँ है, भारत में देखेंगे कि 1% जो लोग हैं उनके पास 40% संपत्ति मौजूद है, तो यह केंद्रीकरण ही तो है, धन का केंद्रीकरण। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ सीधे तौर पर DPSP के लक्ष्यों को यह उल्लंघन करता है, तो ये इसका अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या है, 39B और C में क्या है, राज्य के नीति निर्देशित करे कि संपत्ति का स्वामित्व या नियंत्रण समुदाय के हित में वितरित हो और अर्थव्यवस्था का संचालन संपत्ति व उत्पादक साधनों के केंद्रीकरण का कारण न बने। तो ये है DPSP का स्वभाव क्या है, तो ये नॉन जस्टिसिएबल है। इससे पहले भी देखें ये कहाँ चर्चा किया गया कि नॉन जस्टिसिएबल है, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आर्टिकल 37 में, यानी न्यायालयी तरीके से सीधे लागू नहीं कराया जा सकता है। परंतु यह लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को कानून बनाते और नीतियों बनाते समय इसे ध्यान रखना अनिवार्य होता है ना। ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर सकती है सरकार इसको। फंडामेंटल राइट और DPSP का समन्वय जो है आप देखेंगे, इसमें मिनर्वा मिल्स और यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में कहा कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP दोनों संविधान की क्या है, बुनियादी संरचना में आते हैं, यानी बेसिक स्ट्रक्चर में।
बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ये, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। डीपीएसपी के उद्देश्य क्या है? धन का यही केंद्रीकरण, सारी चीज़ें देख ली हम लोग। व्यवहारिक नीतियाँ, ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाने का काम करता है कि जैसे टैक्स लगाने का क्यों प्रावधान है भाई? एक चीज़ आप ज़रा बताइए, अगर कोई व्यक्ति पैसा कमाता है, वो अपने मेहनत से कमाता है, तो फिर उसको टैक्स देने की क्या ज़रूरत है? टैक्स सरकार क्यों लगाती है? यह एक फिलोसफिकल आइडिया है कि टैक्स क्यों दे। यदि मैं अपनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ तो हमें टैक्स क्यों देना चाहिए? तो टैक्स इसी लिए देना चाहिए कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का ये एक तरह से जो सिद्धांत है उसको पालन हो, है ना, कि एक जगह कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो। क्यों? क्योंकि टैक्स अगर देंगे तो वह टैक्स के द्वारा सरकार जो है वह अन्य खर्चों पर लोगों को, जो वंचित लोग हैं उस पर खर्च किया जाएगा। जैसे पीडीएस है, खाना ये सब दिया जाता है लोगों को, तो वो मतलब टैक्स के पैसा ही वहाँ उन लोगों पे खर्च होती है। तो ये टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, इसको जो कहते हैं आपका इनकम टैक्स हो गया, ये सब सारे चीज़ें। डायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है, ये इकोनॉमी का पार्ट है। तो ये सब लगाने का व्यवस्था इसीलिए किया गया है ना। ये सारे देख लेंगे। एग्जाम टिप क्या है, ये सब आर्टिकल 40 में इक्वलिटी, और ये सब आर्टिकल 39 में सब, ये आर्टिकल 39 बी और सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी के लिए, और यह आर्टिकल 14 तो आप लोग जानते ही हैं। अगर इसका देखें निमोनिक क्या है, डीपीएसपी का मतलब ये होता है डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी जो संपत्ति उसको बांटें। स्टॉप कंसंट्रेशन, और हाँ ये स्टॉप, डीपीएसपी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी और स्टॉप कंसंट्रेशन, इसका डीपीएसपी का याद रखने का तरीका है। इसका मतलब क्या हुआ? तो चलिए ये इसमें क्वेश्चन 5 तक ही देखते हैं, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो गया है। बाकी इसमें तो अभी बहुत है, धीरे धीरे इसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से अगर आप पीवाईक्यू करते चलेंगे तो मुझे लगता है कि आपका तैयारी बहुत ही अच्छा होगा, है ना। और अपना जो बहुमूल्य सुझाव है वो भी ज़रूर दें। मैं तो अपने स्तर से जो है वो प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक बेहतर जो नॉलेज है वो आप तक के पहुँच पाए, और आपकी जो स्ट्रेंथ है उसमें बढ़ाने का कोशिश मेरा है। और पीवाईक्यू एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 5 तक के हम लोग देखे हैं, 5-5 क्वेश्चन भी करते चलेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। और आप लोग भी कोशिश करें कि जितना भी इस वीडियो को जब देखने के बाद मैं इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, और वो वहाँ पर आप फिर दोबारा इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इसको बार बार कम से कम पीडीएफ को बनाएं और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ें, क्योंकि वह एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो भविष्य में आने वाले सवालों का जवाब उसमें मिल सकता है। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पीवाईक्यू के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।